हाय। सो ये है सेट 15 25 एमसीक्यूज इन 30 मिनट्स। पहला सेक्शन है दिस इज अबाउट पॉलिटी। पॉलिटी का फर्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर। ही सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट। स्टेट में हाई कोर्ट होती है, वहां पे चीफ जस्टिस होता है। तो इफ गवर्नर वांट्स टू रिजाइन, वो रेजिग्नेशन देंगे चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट को। गवर्नर का मिनिमम जो एज होता है वो 35 ईयर्स होना चाहिए। उनके इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, ये सारी चीज़ें होती है, ये डिटरमाइन करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूटेड नहीं होगी अगेंस्ट हिम ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। अब इन चार स्टेटमेंट में हमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। So these are options A, B, C and D. And the right answer is this A. This is incorrect. Submit जो होता है रेजिग्नेशन वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होगा, वो होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज इट इज नॉट डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। ये जो डिटरमाइंड होता है ये बाय दिस पार्लियामेंट ऑफ इंडिया होता है। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट एंड दिस इज राइट। सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसको वॉचडॉग बोलते हैं मेरिट का। इनमें यूपीएससी के बहुत सारे रोल्स होते हैं। सो इनमें जो यूपीएससी का रोल है, नॉट द कंसर्न्स ऑफ द यूपीएससी। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज का क्लासिफिकेशन होता है, तो ये यूपीएससी करती है या नहीं करती है। प्रमोशन रिलेटेड मैटर, ट्रेनिंग रिलेटेड मैटर, डिसिप्लिनरी मैटर, टैलेंट हंटिंग। अब इसमें नॉट पूछा है, तो इनमें से क्या नॉट द कंसर्न ऑफ यूपीएससी है? तो सी। यूपीएससी जो होती है, द राइट ऑप्शन इज दिस सी 1 एंड 3। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस, ये मैंडेट नहीं है यूपीएससी का कि सर्विसेज को क्लासिफाई करे वो। देन ट्रेनिंग इज नॉट ऑल्सो द मैंडेट ऑफ यूपीएससी। इसके लिए हमारे यहाँ सेपरेट डिपार्टमेंट है डीयूपीटीटी, तो ये ट्रेनिंग नहीं है और ये सर्विसेज नहीं है। प्रमोशन रिलेटेड मैटर में यूपीएससी से पूछा जाता है, डिसिप्लिनरी मैटर में पूछा जाता है, एंड ऑब्वियसली टैलेंट हंटिंग तो होगा ही। मेरिट को ये वॉचडॉग है। सो द राइट आंसर इज दिस सी, नॉट द कंसर्न। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनके पास है वीटो पावर। वीटो पावर मतलब कोई डिसीजन आया है, जैसे यूएनएससी के वीटो पावर होती है, तो प्रेसिडेंट उसमें कुछ डिसीजन अपना दे सकते हैं, यस नो, इसको फिर से रिकंसिडर करें एट्सेट्रा। सो ये वीटो पावर होती है दिस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो मतलब बिल आया, उसको एक्ट बनने के लिए प्रेसिडेंट का साइन चाहिए होगा, प्रेसिडेंट ने उस पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया, उसको पॉकेट में रख दिया। इंडियन प्रेसिडेंट की बोलते हैं काफ़ी बिग पॉकेट है। टाइम यहाँ पे डिफाइन नहीं है कितने टाइम पे रेफर करना होगा, तो दैट इज दिस पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो है मतलब यस नो बताया, ये करना है या नहीं करना है। सस्पेंसिव वीटो, देन क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड लाइक जैसे कि अगर वापस भेजा प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट को, तो पार्लियामेंट को फिर स्पेशल मेजोरिटी से वो बिल पास कराना पड़ेगा ओवरकम करने के लिए, फिर प्रेसिडेंट के पास भेजने के लिए, तो ये क्वालिफाइड है। तो इंडिया में क्वालिफाइड नहीं होती है, सस्पेंसिव वीटो होती है। प्रेसिडेंट ने वापस भेजा, कॉम जो पार्लियामेंट है वो बिल वापस पास करके भेजेगी। अगर पार्लियामेंट वापस बिल पास करके भेजेगी तो सेकेंड टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उसको अग्री करना पड़ेगा, वापस नहीं कर सकते, वापस सेंड बैक नहीं कर सकते। तो ये दिस सस्पेंसिव वीटो है, एब्सोल्यूट वीटो है और पॉकेट वीटो भी है। सो द राइट आंसर इज दिस डी, पॉकेट, एब्सोल्यूट एंड सस्पेंसिव। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करते हैं? जैसे एक होती है फंडामेंटल ड्यूटी, तो ऐसे ही एक आर्टिकल ऐसा भी है जिसमें इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन, ये यूनियन की ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन, एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। तो ये जो 28 स्टेट्स हैं, तो सेंटर यूनियन की ड्यूटी है वो इन सारे स्टेट्स को प्रोटेक्ट करे एक्सटर्नल एग्रेशन से, और जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है उससे भी सेफगार्ड करे। तो इस आर्टिकल का क्या नाम है? दैट इज दिस 355 डी, आर्टिकल 355। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। विच अमंग द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स
कॉन्स्टिट्यूशन है, लिविंग डॉक्यूमेंट है, इसमें अमेंडमेंट्स होते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द वन दैट गिव प्रायोरिटी टू डीपीएसपी ओवर द फंडामेंटल राइट. यूजुअली जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये जस्टिसेबल होते हैं, डीपीएसपी होती है ये जस्टिसेबल नहीं होती. तो एफआर इज ग्रेटर देन डीपीएसपी. बट इनमें हमेशा से ऐसा डिबेट चलता आया है कि एफआर कब सुप्रीम होंगे, डीपीएसपी कब सुप्रीम होंगे. फिर फाइनली मिनर्वा मिल्स केस आएगा जिसमें बोलेंगे ये दोनों एसेंशियल बेडरॉक है डेमोक्रेसी का, हमें एक दिस स्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम बनाना ज़रूरी है. बट ये जो अमेंडमेंट्स थे इनमें ऐसा चला था कि नॉट प्रायोरिटी किसको देनी है, डीपीएसपी को या फिर फंडामेंटल राइट को. तो 17th अमेंडमेंट था, इसमें इन्होंने प्रायोरिटी दिया डीपीएसपी को. 25th था, 42nd था. 42nd अमेंडमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट था. इसमें कहा कि जो आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C है दे आर ओवर दिस आर्टिकल दिस राइट टू इक्वालिटी. तो 42nd अमेंडमेंट भी है. बट जो 36th अमेंडमेंट है ये नहीं है इसके बारे में. 36 आई थिंक सिक्किम के बारे में है, दैट इज 36th अमेंडमेंट. दिस इज नॉट अबाउट दिस डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट. सो द राइट आंसर इज दिस डी, 36th अमेंडमेंट. सो ये पॉलिटी के 5 सवाल हैं. लेट अस मूव टू हिस्ट्री. हिस्ट्री का पहला सवाल है अनेकांतवाद. अनेकांतवाद, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इनके बारे में सब कुछ पढ़ लीजिए. दीज आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजन और ये फेवरेट है एग्जामिनेशन में. अनेकांतवाद जो होता है ये कोर थ्योरी है, फिलॉसफी है ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग. अनेकांतवाद. अनेकांतवाद ये बोलता है कि हर चीज़ के बहुत सारे वर्जन्स होते हैं. एक आपका वर्जन होता है, एक किसी दूसरे पर्सन का वर्जन होता है, फिर जो ट्रुथ होता है वो हो सकता है ऑल टुगेदर डिफरेंट हो. देयर कुड बी मैनी पॉसिबिलिटीज. तो अनेकांतवाद काफ़ी सारी थ्योरीज हो सकती है, इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं. तो ये जो थ्योरी है दैट इज दिस जैनिज्म. जैनिज्म का है, दिस इज जैनिज्म फिलॉसफी है अनेकांतवाद. अब ये है नंबर 7. बुद्धिज़्म डिक्लाइन होने लग गया इंडिया में अर्ली मेडिवल टाइम में. बुद्धिज़्म आया, काफ़ी पॉपुलर हुआ, बट फिर ये डिक्लाइन होगा इसका अर्ली मेडिवल टाइम में. इतना पॉपुलर नहीं रहेगा, इसका थोड़ा डिक्लाइन आएगा. उसका क्या एक प्रोबेबल रीज़न है, करेक्ट ऑप्शन बताना है. बुद्धा वॉज बाय दैट टाइम कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इनकारनेशन ऑफ विष्णु. हिंदुइज्म में विष्णु जी के अवतार होते हैं, तो बुद्धा को भी एक अवतार बता दिया गया. मतलब बुद्धिज्म सम सॉर्ट ऑफ दिस हिंदुइज्म में आ गया. सो दस बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस वैष्णविज्म. इन्वेडिंग ट्राइब्स थी सेंट्रल एशिया की टिल द टाइम ऑफ लास्ट गुप्ता किंग एडॉप्टेड हिंदुइज्म, और उन्होंने परसिक्यूट किया बुद्धिस्ट को. इज इट ट्रू? किंग ऑफ जो गुप्ता थे डायनेस्टी, ये स्ट्रांगली अपोज करते थे बुद्धिज्म. अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, तो ये ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स होते हैं, इन पे काफ़ी अटेंशन पे करना चाहिए. कई बार हेल्प हो जाता है आंसर सॉल्विंग में. अब ये जो स्ट्रांगली है ये गलत है. स्ट्रांगली अपोज टू बुद्धिज्म नहीं था, पैट्रोनेज नहीं मिलेगा, बट अगर स्ट्रांगली अपोज नहीं होगा, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, तो ये तो गलत है. 3 गलत है, 3 गलत है, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट. सो द राइट आंसर इज दिस ए. राइट आंसर इज दिस ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. ये जो केव्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कल्चर, भीम बेटका केव से हमने स्टार्ट किया था, एनसीईआरटी दिस क्लास 11th. अब ये जो केव्स हैं अजंता केव्स और एलोरा केव्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अजंता एंड एलोरा. तो देयर आर ओनली 2 नोन एग्जाम्पल्स हैं केव पेंटिंग का गुप्ता पीरियड में एंशिएंट इंडिया में. वन ऑफ दीज इज पेंटिंग इन अजंता एंड जो दूसरी सर्वाइविंग एग्जाम्पल है गुप्ता पेंटिंग का, उसका नाम बताइए. सो द राइट आंसर इज दिस ए. दिस इज बाघ केव. एलोरा केव जो है ये बहुत बाद में है, ये थोड़ा पुरानी है अजंता से, और ये बहुत वाइड स्पैन में ये एलोरा केव्स होंगी. एलोरा में हिंदुज़म भी है, बुद्धिज़्म भी है, जैनिज्म भी है. लोमस ऋषि केव पुरानी है, नासिक केव्स भी आंसर नहीं है. द राइट आंसर इज दिस ए, बाघ केव. नाउ ये नंबर 9 है. एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पोस्ट आया 1793. एक रेगुलेशन आया 1793 में. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, उनको डिप्राइव कर दिया गया जुडिशियल पावर से. पहले जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते थे उनमें जुडिशियल पावर भी होती थी, एज अ जज भी वो एक्ट करते थे, और उनको केवल बना दिया कलेक्टिंग एजेंट. तो जो ये कलेक्टर वर्ड यूज करते हैं वो यहाँ से आया है, कलेक्टिंग एजेंट. व्हाट वाज द रीजन फॉर सच रेगुलेशन? मतलब जुडिशियल पावर हटा दिया और केवल कलेक्टिंग एजेंट उनको रखा. जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उनको लगा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की एफिशिएंसी रेवेन्यू कलेक्शन में इनॉर्मसली इंक्रीज हो रही है विदाउट द बर्डन ऑफ अदर वर्क.
तो इज इट ट्रू? कॉर्नवालिस को लगा कि जुडिशियल पावर शुड कंपलसरी बी इन द हैंड्स ऑफ यूरोपियन, जो जुडिशरी है वो इंडियंस को नहीं देना है, वाइल इंडियंस कैन बी गिवन द जॉब ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन इन द डिस्ट्रिक्ट। तो इज दैट, ये क्या थॉट था? सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस अलार्म थे, एक्सटेंट ऑफ पावर कॉन्सेंट्रेट हो गई है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में, और ये जरूरी है कि एब्सोल्यूट पावर वाज अनडिजायरेबल इन वन पर्सन। पावर जो होता है ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन यूजुअली अवॉइडेबल होता है बिकॉज एब्सोल्यूट पावर करप्ट। तो यहाँ पे दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का सोचा। जुडिशियल वर्क डिमांडेड अ डीप नॉलेज ऑफ इंडिया, गुड ट्रेनिंग इन लॉ। नाउ सी, जुडिशरी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे ऑफिस ऑफ स्पीकर का भी क्रिटिसिज्म क्यों होता है? बिकॉज वो जुडिशियल वर्क कर रहे हैं बट उनको इतना नॉलेज एक्सपर्टीज है या नहीं है लॉ का। डीप नॉलेज ऑफ इंडिया, गुड ट्रेनिंग इन लॉ, एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस फेल्ट कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी ओनली अ रेवेन्यू कलेक्टर। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अब इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में कई बार जो ऑप्शंस होते हैं ना, उसमें जैसे ये भी आपको सही लग रहा है, बट कॉन्टेक्स्ट होना जरूरी होता है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है और ऑप्शंस में उसके अकॉर्डिंग क्या सफाइस करेगा। मेनी अ टाइम्स हमको लगता है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है, दैट शुड बी द आंसर, बट वो करेक्ट स्टेटमेंट प्रश्न के अकॉर्डिंग है या नहीं है, वो डिटरमाइन करता है कि सही ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है दैट इज सी। लॉर्ड कॉर्नवालिस को लगा कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है पावर का, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करना ज़रूरी है। सो सी इज द राइट आंसर। ये नंबर 10 है। हु अमंग द फॉलोइंग वर ऑफिशियल कांग्रेस नेगोशिएटर क्रिप्स मिशन के? क्रिप्स मिशन आया, मार्चिंग टूवर्ड्स फ्रीडम ऑफ इंडिया, क्रिप्स मिशन आया, तो इसमें काफ़ी नेगोशिएशंस हो रहे थे। तो जो ऑफिशियल नेगोशिएटर थे कांग्रेस के वो कौन थे? सो द राइट आंसर इज दिस सी। सी मतलब पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद, ये थे ऑफिशियल नेगोशिएटर क्रिप्स मिशन के टाइम पे। सो द राइट आंसर इज दिस सी। तो ये हिस्ट्री के 5 क्वेश्चंस हुए। नाउ लेट अस मूव टू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में ये फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस क्या होगा वेदर कंडीशंस का जब मिड विंटर में, विंटर मतलब विंटर सीजन, मिड विंटर में फीबल हाई प्रेशर डेवलप हो रहा है, मतलब हाई प्रेशर डेवलप हो रहा है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। प्रेशर जो होता है कभी हाई होता है कभी लो होता है। विंड जो होती है वो ब्लो करती है फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, विंड ब्लोज लाइक दैट। तो ये हाई प्रेशर डेवलप हो रहा है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। अब इसके क्या रीजंस होंगे, इन्फ्लुएंस क्या होगा इसका वेदर कंडीशन में? पहला, हाई एंड ड्राई विंड्स वुड ब्लो आउटवर्ड फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया। अब हमें पता है यहाँ हाई प्रेशर है, इसको मिली बार में मेजर करते हैं। सपोज यहाँ पे 1080 आ गया है और यहाँ पे है से 1060, तो विंड ऐसे ब्लो होगी। अब ये विंड ब्लो हो रही है हाई प्रेशर एरिया से, अब ये विंड ब्लो हो रही है बिकॉज लैंड से, तो वाटर तो आएगा नहीं, तो ये ड्राई विंड्स होगी, हाई एंड ड्राई विंड्स होंगी ब्लो आउटवर्ड फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया। नॉर्दर्न प्लेन वुड बिकम कोल्ड। नाउ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ये विंटर का सीजन भी है, तो यहाँ पे विंड ऐसी होगी, विंड डिस्ट्रीब्यूट होगी और ये यहाँ पे कोल्ड होगा। नॉर्दर्न जो है ये सी से दूर है, तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटलिटी भी आएगी, टेम्परेचर कम रहेगा। स्कॉचिंग विंड होगी, लू। नाउ लू इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ये मिड विंटर है, सो दिस इज रॉन्ग। देयर वुड बी टोरेंशियल रेन ब्रॉट बाय थंडरस्टॉर्म। टोरेंशियल रेन के लिए अपड्राफ्ट होना चाहिए, ऐसे अपड्राफ्ट होना चाहिए, मतलब यहाँ पे लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, फिर विंड ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ेगी। सो दिस इज ऑल्सो नॉट राइट। सो द राइट आंसर इज दिस ए, 1 and 2। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। हमें बताना है ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस ये कब बने थे? अरावली, हिमालय, दक्कन प्लेटू और ईस्टर्न घाट। जियोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि इंडिया बहुत पहले इधर साउथ ऑफ इक्वेटर में था, अफ्रीका के पास, फिर धीरे धीरे वो ऐसे नॉर्थ की तरफ मूव हुआ, प्लेट टेक्टोनिक्स, हिमालय यहाँ पे बने। ये एक पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हुआ है। अरावली जो है ये पुराने माउंटेन है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, रेलिक्ट माउंटेन है, अभी डायलैपिडेटेड कंडीशंस में है ये अरावली। हिमालय बहुत नए हैं, डेक्कन प्लेटू रिसेंटली है, ज़्यादा पुराना है, ईस्टर्न घाट उससे भी ज़्यादा पुराना है। सो द राइट आंसर इज दिस सी। यहाँ हमें बताना है ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल पीरियड में। तो ये जो फर्स्ट है ये हमें बताना था सबसे पुराने से सबसे नए में, तो सबसे पुराना है अरावली, फिर इसके बाद बने ईस्टर्न घाट, फिर इसके बाद बने डेक्कन प्लेटू, और जो हिमालय है ये सबसे रीसेंट है, हिमालय इज रीसेंट, दिस 2। सो द राइट आंसर इज दिस सी, दिस 1 4 3 2।
ये क्वेश्चन नंबर 13 है. दिस इज अबाउट monsoon. Monsoon again very important. Class 11th India Physical NCERT chapter this India monsoon. Extremely good chapter. ये है क्लाइमेट का चैप्टर. द साउथ वेस्ट मानसून. ये मानसून है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है. तो ये साउथ वेस्ट मानसून ऐसे यहाँ से आएगा. तो साउथ वेस्ट मानसून ओरिजिनेट होता है इंडिया में ड्यू टू, क्यों, लो प्रेशर एरिया बनता है पंजाब प्लेन में. अब यहाँ लो प्रेशर है तो विंड यहाँ से इसको फिल करने आएगी, तो दैट इज गुड थिंग. हाई प्रेशर एरिया बनेगा साउथ ऑफ इंडिया में, यहाँ हाई प्रेशर बनेगा तो विंड ऐसे नहीं आएगी, तो ये तो अपोज करेगा, तो टू नहीं होगा. इक्वेटोरियल लो जो होगा ये फिल्ड अप होगा बाय डिसेंडिंग एयर करंट. एक तो लो है इक्वेटोरियल लो और फिर ये डिसेंडिंग एयर करंट है, तो दिस इज अगेन बोगस, ऐसा कुछ नहीं होता है. फिर हिमालय. हिमालय यहाँ पे होते हैं तो हिमालय के कारण क्या होता है, ये एक बैरियर बन जाता है. दैट इज वाई ये साउथ जो है हमारा एशिया, इंडिया एक डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं ऐसे, कहीं एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो गई है, तो मानसून को ये वर्क करेगा. सो द राइट आंसर इज दिस ए 1 and 4. अब ये कुछ पासेस हैं. पासेस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में होते हैं. ये पासेस का लोकेशन वी शुड नो. ये इजी क्वेश्चंस होते हैं, गलत नहीं होने चाहिए. ये होते हैं शिपकीला, नीति पास, नाथुला और बोमडीला. अब हमें अच्छे से पता है ये जो बोमडीला है ये होता है अरुणाचल में, और जो नाथुला है ये भी न्यूज़ में होता है, कैलाश मानसरोवर अभी हम पढ़ रहे थे, सिक्किम में है ये. तो दिस इज दिस एंड दिस इज दिस. तो डी का होना चाहिए 1 और सी का होना चाहिए दिस 4. अब ये दोनों हमें पता चल गए ना. अब सी इनका कोई कॉम्पिटिटिंग नहीं है ऑप्शन, सो दिस इज द राइट ऑप्शन. मैनी अ टाइम्स यू हैव टू थिंक लाइक दिस. इससे क्या होता है, टाइम सेव होता है और हम करेक्ट ऑप्शन में भी आते हैं. तो शिपकीला इज दिस हिमाचल, नीति पास जो है दैट इज दिस इन उत्तराखंड. सो द राइट आंसर इज दिस ए 2 3 4 1. क्वेश्चंस जो होते हैं इनको हमें पहले देखना चाहिए, जो इजी क्वेश्चंस है उनको हमने जल्दी जल्दी सारे कर लिए. फिर हमें देखना चाहिए जिसमें थोड़ा डाउट है, और फिर एक हमें टाइम बचाना चाहिए कि जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लग रहे हैं हमें फर्स्ट ग्लांस में उनको भी एक बार अटेम्प्ट ज़रूर देना चाहिए. मैनी अ टाइम्स वहाँ पे कोई ट्रिक नज़र आ जाती है या कुछ एलिमिनेशन हो जाता है, तो अगर 3-4 क्वेश्चन भी जो बहुत टफ थे वो आपके करेक्ट हो गए तो ये स्कोर में बहुत हेल्प करते हैं. तो पहले दफ़े में क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी जज नहीं करना चाहिए, एक बार उसको पढ़ने का टाइम ज़रूर निकालना चाहिए. कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट वेव्स. ये वेव्स हैं. वेव्स जो होती है ये समुद्र में ऐसे बनती है, इस डिस्टर्बेंस के कारण वाटर ऐसे फ्लो हो रहा है. वेव्स जो होती है ये फास्टेस्ट होती है शोर्स में. शोर्स मतलब ऐसे किनारा, यहाँ पे फास्ट हो जाएगी. एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है ये लोवेस्ट इन द ओपन ओशन में है. ये जैसे वेव्स होती है क्रेस्ट और ट्रो होता है, तो दिस वेव लेंथ है, और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो लोवेस्ट है ओपन ओशन में. नो, दिस इज नॉट राइट. ये लोवेस्ट नहीं होता है, ये ज़्यादा होता है. जो एम्पलीट्यूड होता है जब शोर पे पहुंचती है तो ये कम हो जाता है. फास्टेस्ट एट द शोर भी नहीं होगी, फास्टेस्ट नहीं होगी बिकॉज यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, तो ये फास्ट कैसे होगी, तो शोर में फास्टेस्ट भी नहीं होगी. सो द राइट आंसर इज दिस डी. लुक एट दिस डायग्राम. ये वेव है. वेव जो होती है, वेव में क्या होता है कि एनर्जी ट्रांसफर होता है. कभी भी वेव में पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होता. पार्टिकल अपनी ही जगह पे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं. जो एनर्जी है वो आगे पास ऑन हो रही है. ये क्रेस्ट है, ट्रो है, क्रेस्ट है. ये वेव की हाइट होती है, ये वेव का वेवलेंथ होता है. ये वेव जब समुद्र बीच पे पहुंचती है तो ये जो वेव का ये डिस्टेंस है, शैलो डेप्थ है, ये शॉर्टन वेवलेंथ होगा. देन ये वेव को, बिकॉज ये डेप्थ कम होगी तो ये वेव ब्रेक होगी. तो इलिप्टिकल पाथ है, ये ऐसे करके ब्रेक होगा, तो ब्रेकर होगा, फिर सर्फ ऐसे आगे आएगा. तो इस तरीके से ये जो होता है, दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. दिस इज नॉट अबाउट मूवमेंट. पार्टिकल वहीं पे ऊपर नीचे हो रहा है ओपन ओशन में, और ये यहाँ पे एनर्जी ऐसे आ रही है, मोशन बिलो हाफ वेव लेंथ. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव. मैं इसको अभी टेलीग्राम पे ये शेयर भी कर दूंगा. देन क्वेश्चन नंबर 15 था ये. सो दिस इज अबाउट ज्योग्राफी. अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स में. क्वेश्चन नंबर 16 है ये. सी, सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है टू हेल्प द वीकनिंग रूपी अगेंस्ट डॉलर. मतलब रूपी का स्लाइड हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्रेक होता जा रहा है, वॉलेटिलिटी आ गई है काफ़ी ज़्यादा, तो सेंट्रल बैंक इधर कई दफ़ा इंटरवीन करेगा. तो इस इंटरवीन करने में फॉरेक्स रिजर्व पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई जब इंटरवीन करेगा, रूपी वीक हो रहा है, मतलब हमें डॉलर चाहिए, तो वो डॉलर यहाँ पे सप्लाई बढ़ा देगा मार्केट में.
बिकॉज रुपी का वीक होना मतलब डॉलर ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है और रुपी जो है ये कम डिमांड में है, डॉलर का डेफिशिएंसी हो रहा है, शॉर्टेज है, मतलब ये इसका प्राइस बढ़ रहा है और इसका प्राइस बढ़ रहा है मतलब रुपी यहाँ पे डिक्लाइन पे है। तो हमें डॉलर की अवेलेबिलिटी बढ़ानी है। डॉलर की अवेलेबिलिटी बढ़ानी है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, डॉलर यहाँ पे रिलीज करना चालू कर देगा। रिलीज करना चालू करेगा तो फॉरेक्स रिजर्व में क्या होगा, डिक्रीज होगा डॉलर का वैल्यू। सो दिस इज बी, राइट आंसर इज दिस बी। वीकनिंग रुपी को स्ट्रेंथन करने के लिए कई बार आरबीआई यहाँ पे डॉलर रिलीज करता है और कई बार जब रुपी बहुत स्ट्रांग हो रहा है तो आरबीआई क्या करता है, डॉलर परचेज कर लेता है। डॉलर परचेज करता है जब स्ट्रांग रुपी होता है, तो ये आरबीआई ऐसे इंटरवीन करता है फॉरेक्स में कई बार। नाउ दिस इज 17। यहाँ बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ नेशनल इकोनॉमी। नेशन की जो इकोनॉमी है उसका एक्सटर्नल सेक्टर, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक्सटर्नल सेक्टर मतलब वो फॉरेन करेंसी में हम डील कर रहे हैं। पार्ट ऑफ एक्सटर्नल सेक्टर मतलब फॉरेन करेंसी, करंट अकाउंट, फॉरेन करेंसी, कैपिटल, इंपोर्ट, एक्सटर्नल डेट। तो द राइट आंसर इज दिस डी। ये जो चारों हैं ये पार्ट होते हैं एक्सटर्नल सेक्टर। यहाँ पे भी एक्सटर्नल सेक्टर इन्वॉल्व होगा, कैपिटल में भी होगा, इंपोर्ट में होगा ही, एक्सटर्नल डेट में भी होगा। सो दिस इज ऑल ऑफ देम। द राइट आंसर इज दिस डी। अब ये दो कर्व होते हैं, एक होता है फिलिप्स कर्व और एक है विलियमसन कर्व। फिलिप कर्व बताता है, डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन कीमतों में बढ़ोतरी, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार नहीं है। विलियमसन ट्रेड जो ऑफ मॉडल होता है वो बताता है पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ मर्जर ऑफ कंपनीज। दो कंपनीज मर्ज हो रही हैं तो इससे क्या ट्रेड ऑफ होगा, कुछ बेनिफिट होगा, कुछ नहीं होगा। अभी एसबीआई, कितने बैंक्स यहाँ पे मर्जर हुए, तो ये बताता है ट्रेड ऑफ मॉडल डिस्क्राइब पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ मर्जर ऑफ टू कंपनीज, टू और मोर कंपनीज। तो इसमें करेक्ट क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज दिस सी, बोथ सी। ये है फिलिप्स कर्व। ये फिलिप्स कर्व बताता है इनवर्स रिलेशन इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का, इनवर्स रिलेशन इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का। दिस इज फिलिप्स कर्व। ये जो होता है दैट इज दिस विलियमसन। ये यहाँ पे बता रहा है पोस्ट मर्जर डिफरेंट ये इनपुट्स होते हैं इकोनॉमिक्स में, हायर में देखते हैं हम ये। तो ये एक ट्रेड ऑफ मॉडल काइंड ऑफ थिंग है, तो दैट इज विलियमसन कर्व। तो द राइट आंसर इज दिस सी। अब ये है कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द सेंसस डेफिनेशन ऑफ वर्कर। 1872 ऑनवर्ड्स हमने वर्कर क्या होते हैं इनका भी हमने एक आइडिया लेना चालू कर दिया। वर्कर्स, अ पर्सन कैन बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी इवन इफ ही इज वर्किंग विदाउट रेन्यूमरेशन। तो वर्कर वो होता है जो किसी भी प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। अब उसके लिए पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं दैट इज अनदर थिंग, बट वो इन्वॉल्व है दिस इस सेक्टर में, प्रोडक्टिव दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी में। मेन वर्कर और मार्जिनल वर्कर होते हैं, ये डिफ्रेंशिएट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड ऑफ देयर वर्क इन द लाइफ टाइम। अब ये जो लाइफ टाइम है ना ये गलत है, यहाँ पे ये वर्ड लाइफ टाइम कभी नहीं हो सकता। लाइफ टाइम बिकॉज इट्स अ बिग टाइम। इस रेफरेंस में आप नहीं बता सकते कि मेन वर्कर और मार्जिनल वर्कर क्या होंगे। तो ये सर्वे पीरियड या फिर 1 ईयर ऐसा कुछ डिसाइड करना पड़ेगा, 6 महीने या उससे ज़्यादा। लाइफ टाइम कभी नहीं होगा, तो दिस इज रॉन्ग। सो द राइट आंसर इज दिस ए, वन ओनली। पर्सन जो है इफ ही इज वर्किंग विदाउट रेन्यूमरेशन देन ऑल्सो वो वर्कर हो सकता है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। रेन्यूमरेशन इज नॉट अ क्राइटेरिया, वो केवल प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव एम्प्लॉयमेंट दिस प्रोडक्टिविटी में होना चाहिए दिस इस फील्ड में। सो ए इज द राइट ऑप्शन। ये है अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू मतलब वो होता है कि उससे कुछ प्रोडक्टिविटी ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही है, वो नॉर्मल कुछ कॉस्ट टाइप हो रहा है, डे टू डे हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है वहाँ पे, तो वो चीज़ होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पूछा है नॉट अ फॉर्म, इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे हम गवर्नमेंट को ऑन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल लोन, तो ये तो रेवेन्यू हुआ, मतलब देना ही है, इससे कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, कैपिटल समथिंग कुछ क्रिएट नहीं हुआ, कंजम्पशन हुआ, तो दिस इज राइट। यहाँ पूछा है नॉट। सब्सिडी होती है, ये भी रेवेन्यू होता है। लॉ एंड ऑर्डर के एक्सपेंडिचर मतलब ये भी एक कॉस्ट है, जो मिलिट्री डिफेंस ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये कॉस्ट होती है, कीमत होती है इनकी। देन एक्सपेंडिचर ऑन इरिगेशन प्रोजेक्ट। नाउ अगर हमने कैनाल बनाया, कोई डैम्स बनाए, तो इससे क्या होगा, मनी जनरेट होगा, कुछ और फायदा होगा, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा, ये होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो द राइट आंसर इज दिस डी। तो इकोनॉमिक्स के ये 5 क्वेश्चन हो गए, 20 हो गए, स्कोर्स बताइए। सो दिस इज 20। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स में। तेलंगाना जब स्टेट बना था तो तेलंगाना स्टेट्स बना था, ये किन अदर स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करेगा? तमिलनाडु, कर्नाटका,
आंध्रा, ओडिशा। ये तमिलनाडु नहीं होगा, तेलंगाना तमिलनाडु के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करेगा, बीच में आंध्रा आ जाएगा, सो दिस इज रॉन्ग, ए इज रॉन्ग। छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। अब ये जो ओडिशा होता है, ओडिशा के साथ ये बॉर्डर शेयर नहीं होगा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, तो दिस इज ऑल्सो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा एंड छत्तीसगढ़, और ये मध्य प्रदेश है, अगेन मध्य प्रदेश नहीं होगा, तमिलनाडु नहीं होगा, तो ये दोनों तो हम श्योर थे। कंफ्यूजन आता है ओडिशा में, सो द राइट आंसर इज दिस सी। अब आता है नंबर 22। ये एक होती है माइनिंग, जो होती है कोल माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल होता है, तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हमने काफ़ी डिटेल में न्यूज़पेपर में देखा है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ये एंगेज्ड है इन द एक्टिविटी हैव बीन स्विचिंग टू टर्मरिक फार्मिंग ऑफ देयर लाइवलीहुड। तो पहले ये माइनिंग कर रहे थे, कोल माइनिंग कर रहे थे, एनजीटी ने बैन लगाया, तो ये अब आ गए टर्मरिक फार्मिंग में। तो ये कौन सा रीजन है जिसको हम यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं? जैंतिया, कोरिया छत्तीसगढ़, अंगुल ओडिशा और बर्धमान वेस्ट बंगाल में। तो इनमें से क्या करेक्ट आंसर होगा? द राइट आंसर इज दिस ए। यहाँ पे होती थी ये रैट होल माइनिंग एंड ऑल होता था, एनजीटी ने बैन किया, तो ये टर्मरिक फार्मिंग में इन्होंने अपना स्विच किया था। सो द आंसर इज ए। ये डेयर टू ड्रीम 2.0 चैलेंज है, इनोवेशन, अभी कॉन्टेस्ट हुआ था। इसका एम है टू प्रमोट इंडियन इनोवेटर। डेयर टू ड्रीम 2.0 ये रिसेंटली लॉन्च किसने किया था? ऐसे काम यूजुअली नीति आयोग भी करता है, डेयर टू ड्रीम 2.0 चैलेंज एंड ऑल इनोवेशन के लिए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, CSIR है, या फिर DRDO है। सो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज दिस DRDO। DRDO ने ये डेयर टू ड्रीम चैलेंज किया था, इनोवेशन दिस डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। अब ये है क्वेश्चन नंबर 24। अभी टाइगर सेंसस हुआ था, कैमरा ट्रैप्स हुए, गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आया, टाइगर के नंबर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। ये कंसिडर करेंगे फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन। ये होप करता है कि टाइगर का डबल होगा नंबर 13 टाइगर रेंजेस में कंट्रीज बाय 2022 तक। ये इसका सेंट पीटर्सबर्ग का डिक्लेरेशन है। सेकेंड, इंडिया बन जाएगा फर्स्ट टाइगर रेंज कंट्री टू डबल हुए हैं नेशनल टाइगर पॉपुलेशन अंडर द एम्बिशियस T-X-2 प्रोग्राम। इसमें से करेक्ट क्या है? ये और दिस फर्स्ट। अब इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए। ये बिल्कुल करेक्ट है। 2022 तक ये जो 13 टाइगर रेंज कंट्रीज हैं, यहाँ पे नंबर हमको डबल करने हैं। टाइगर की भी सब स्पीशीज होती है, यू शुड नो। इंडिया में क्या मिलता है? इंडिया में मिलता है रॉयल बंगाल टाइगर, एक होता है दिस साइबेरियन टाइगर होता है, अमूर टाइगर, फिर एक या जावन टाइगर होता है, ऐसे अलग अलग स्पीशीज हैं इसकी। इनमें से जो करेक्ट है दैट इज ए, ये सही है। ये जो है ये डबल जो पहले किया है ये नेपाल है, इंडिया नहीं है। सो द राइट आंसर इज दिस ए। ये है बाउंड्री बिटवीन द क्रस्ट एंड द मेंटल इज टेक्निकली कॉल्ड एस। एनसीईआरटी ज्योग्राफी, ये अर्थ है, ये कोर है, फिर मेंटल है, फिर ये ऊपर क्रस्ट है। इनके बीच में बाउंड्रीज होती है जिससे हम डिफ्रेंशिएट होता है कि ये एक नया लेयर आ गया है, दैट इज वाई ये लेयर है। जैसे अनियन होता है ऐसे अर्थ का लेयर है। तो जो मेंटल और क्रस्ट के बीच की जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं? कोनार्ड, लेहमन, मोहरोविकिक और या फिर गुटनबर्ग। आंसर दिस क्वेश्चन सी। ये भी अगेन ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट है, इजी है ये वाला। इसका हम ये एक बहुत अच्छा डायग्राम देखते हैं, इसको भी मैं टेलीग्राम में अभी शेयर करूंगा। ये इनर कोर है, इनर कोर के बाद जो आती है वो लेहमन डिसकंटिन्यूटी होती है आउटर और इनर कोर में, बिकॉज जो आउटर कोर होती है वो क्या होती है? लिक्विड मोल्टन फॉर्म में। फिर हम और ऊपर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आउटर कोर और मेंटल के बीच में आती है ये गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। आउटर और इनर, आउटर एंड इनर दिस, यहाँ पे दिस मेंटल गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ये यहाँ पे आउटर कोर और दिस मेंटल के बीच में है। देन ये आती है रैपिटी। रैपिटी है डिसकंटिन्यूटी अपर एंड लोअर मेंटल में, ये लोअर मेंटल है, ये अपर मेंटल है, एंड दिस इज रैपिटी, तो ये रैपिटी है। और ये जो टॉप में आती है ये होती है अपर मेंटल और क्रस्ट के बीच में, ये कहलाती है मोहरोविकिक डिसकंटिन्यूटी लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल में। तो ये कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी होती है फिर फाइनली ऊपर अपर एंड लोअर क्रस्ट में। तो ये कोनार्ड है, कोनार्ड के बाद मोहरोविकिक आएगी, फिर रैपिटी आएगी, फिर ये गटनबर्ग है। देन ये है लेहमन, ये आउटर दिस कोर है और इनर दिस मेंटल है, दिस इज मेंटल, तो दिस इज गटनबर्ग। तो ये लेयर्स ऑफ द अर्थ है। सो ये आज के सवाल हैं। ये 25th हमने देखा दीज लेयर्स के बारे में। दिस इज अबाउट सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन। ये हमने डेयर टू ड्रीम 2.0 DRDO,
कोल माइनिंग, दिस जैंतिया हिल, रेड होल माइनिंग, तेलंगाना स्टेट का लोकेशन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनमें से कौन सा नहीं होगा। दिस इज अबाउट डेफिनेशन ऑफ वर्कर। ये था फिलिप्स कर्व और विलियमसन ट्रेड ऑफ मॉडल। एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ नेशंस इकोनॉमी में ये चीज़ें आएंगी। ये है फॉरेक्स रिजर्व एंड वेव्स का हमने डेफिनेशन स्ट्रक्चर देखा। दीज आर डिफरेंट पासेस। ये है अबाउट मॉनसून। ये इनका दिस कब फॉर्म हुए, अरावली, हिमालय, डेक्कन एंड ईस्टर्न घाट। दिस इज अबाउट ज्योग्राफी, दिस प्रेशर सिस्टम। कांग्रेस नेगोशिएटर क्रिप्स मिशन में नेहरू जी एंड मौलाना आज़ाद। कलेक्टर का दिस जुडिशियल पावर हटाया गया। दिस इज अबाउट अजंता केव और बाघ केव। ये है अबाउट मेडिवल टाइम्स में बुद्धिज्म। एंड दिस इज अबाउट अनेकांतवाद। काफ़ी वर्जन्स हो सकते हैं, दैट इज वाई नेवर एवर बी जजमेंटल। देन दिस इज अबाउट फिफ्थ प्रायोरिटी डीपीएसपी। ये है अबाउट दिस 355 स्टेट को प्रोटेक्ट करना है। ये पावर टू कॉम्बिनेशन प्रेसिडेंट, गवर्नर, यूपीएससी, दिस इज गवर्नर। So this is 27th of August 2020, set 15. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.